अगर पिछले एक महीने में देखें तो बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। चाहे अनिल गोयल की बात करें, जहां छापेमारी हुई थी, विनय गोयल की बात करें, या फिर बीजेपी के पूर्व संगठन मंत्री की बात करें, तो ये बड़े मुद्दे थे जिन्हें कांग्रेस कैश करा सकती थी। पूरा मौका कांग्रेस के पास था घेराबंदी का। लेकिन हैरानी की बात है कि कांग्रेस मुद्दों को भुनाना तो छोड़िए, इन्हें सही तरीके से उठा भी नहीं पाई। बीजेपी नेता अनिल गोयल के घर इनकम टैक्स की रेड होती है और काले धन का खजाना मिलता है। देहरादून में ही बीजेपी के महानगर अध्यक्ष विनय गोयल का एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें दलितों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल भी होता है। यही नहीं, मीटू में फंसे बीजेपी के पूर्व संगठन महामंत्री संजय कुमार पर केस तक दर्ज कर लिया जाता है। रामनगर में एक किसान भी आत्महत्या कर लेता है। लेकिन इतने बड़े मुद्दों के बाद भी विपक्ष खामोश है। पिछले एक हफ्ते से कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में अपनी उलझनें सुलझा रहे हैं। जो नेता राज्य में बच भी गए हैं, वो पार्टी लाइन से अलग खुद के कार्यक्रमों में जुटे हुए हैं। ऐसे में सूबे में बीजेपी और कांग्रेस का अघोषित याराना दिख रहा है। मुझसे तो आप ये बात करिए, कोई उत्पाद ऐसा रह गया है, कोई सांस्कृतिक पहल ऐसी रह गई है, कोई सामाजिक मुद्दा ऐसा रह गया है जिसको उठाना है तो मैं उसको उठाऊंगा। जो संगठन बनाने का काम है वो माननीय प्रीतम सिंह जी के हाथ में है, वो उस काम में लगे हुए। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, कहां तो कांग्रेस को सड़कों पर होना चाहिए, लेकिन कांग्रेसी नेता आपसी लड़ाई में ही उलझे दिख रहे हैं। हमले का मौका बीजेपी को भी मिल रहा है। कांग्रेस तो विभिन्न गुटों का संगम है। गुट चलते रहते हैं, खींचते रहते हैं। वहां कोई संगठन थोड़ी होता है। वहां तो जैसे समूह होते हैं उस तरह से होते हैं। कबीले अपने अपने, एक कबीले के नेता फलाने, एक कबीले के नेता फलाने। तो इस तरह से कांग्रेस का एक कल्चर है। सियासत का सबसे बड़ा इम्तिहान नजदीक है, लेकिन लगता है कांग्रेस नेता लड़ाई के दिन घी पीना चाहते हैं। जिस समय सदन से लेकर सड़क तक उसे भाजपा पर हमलावर होना चाहिए था, वो अपनी उलझनों में उलझी हुई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में वो मोदी इफेक्ट का सामना कर पाएंगी या फिर उसका फॉर्मूला वो ढूंढ पाएगी, ऐसा कहना मुश्किल है। कैमरामैन प्रेम प्रकाश के साथ रॉबिन सिंह चौहान, न्यूज़ 18 देहरादून। बहरहाल राज्य में भी सवर्ण गरीबों को 10% आरक्षण का नियम लागू हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गरीबों को 10% आरक्षण का कदम ऐतिहासिक है और राज्य में भी इसे लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसके लिए निर्देशित कर दिया गया है, उसका परीक्षण किया जा रहा है और वो आप ये मानकर चले कि उत्तराखंड में वो एक तरह से लागू हो गया है, भारत सरकार ने किया है। और मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा निर्णय। मैंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने उनकी लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मांगने की अटकलों को पूरी तरह से विराम लगा दिया है। अजय भट्ट ने कहा कि पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक समय समय पर उन्हें पर्याप्त जिम्मेदारी दी है, लिहाजा अब वो अपनी ओर से कोई दावेदारी नहीं करेंगे। कि मैंने कहा भी था एक वापस ले लो। केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश के मेरे सब साथियों ने और हमारे बड़े नेताओं ने इतना विश्वास किया है, तो मैं कभी भी किसी के विश्वास को ठेस नहीं लगाना चाहता हूं। कभी जो भी दायित्व के बाद कोई दे, ठीक है, कभी भी किसी भी समय जैसे उपयोग करना चाहेगी पार्टी, उसके लिए मैं तैयार हूं। चंपावत में जनता दरबार में लोगों के आपस में झगड़ते ऐसा माहौल बना कि मामला डीएम तक जा पहुंचा, जो 21वीं सदी में हैरान करने वाला रहा। यहां लंबे वक्त से सरकारी रजस्वला केंद्र को कुछ लोगों ने महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान रहने वाला भवन बना दिया और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। जनता दरबार में फरियादियों की शिकायतों के बीच डीएम के पास पहुंचे एक मामले ने प्रशासन को भी हैरान कर दिया। लंबे समय से चंपावत के घुरचुम गांव में सरकारी भवन को महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान रहने वाला भवन ही बना डाला। डीएम के संज्ञान में मामला आया तो इस पर तुरंत जांच के आदेश दे दिए गए। हैरानी की बात यह है कि 14वें वित्त आयोग की धनराशि से रजस्वला केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। उसको बहुत गंभीरता से प्रशासन ने लिया है, क्योंकि ये उचित नहीं है कि इस तरह इस समय माहवारी के वक्त किसी महिला को जो है इस तरह अलग से रखा जाए। इस पे हम जांच करवा रहे हैं। हमने अपने अधिकारियों को इसमें आदेश दे दिया है और ये भी देखना है कि वो जो भी वो कमरा बता रहे हैं वो किस फंड से बना, कैसे बना, किस तरह से बना। डीएम ने तो इस मामले पर जांच बैठा दी, वहीं सामाजिक कार्यकर्ता भी महिला सशक्तिकरण पर सवाल उठा रहे हैं।
एक तरफ हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि मासिक धर्म के दौरान पर्वतीय क्षेत्र में आज भी महिलाओं को बाहर रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से काफ़ी प्रताड़ित हो जाती हैं। एक तो सरकारी संपत्ति का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल और दूसरा सामाजिक कुरीतियों को हवाला देकर महिलाओं को उस भवन में जबरदस्ती रखने की प्रथा। दोनों ही जुर्म की श्रेणी में आते हैं, लिहाजा मामला बेहद गंभीर है। पहाड़ में पहले से ही पहाड़ जैसा जीवन जी रही महिलाओं के साथ पीरियड के दौरान होने वाला ऐसा बर्ताव बताता है कि आज भी पहाड़ में महिला सशक्तिकरण की कितनी जरूरत है। मैं कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, चंपावत। तो चलिए फ्लाइट का शेड्यूल आपको बताते हैं कि किस तरह से यहां पर समय तय किया गया है। देहरादून से पिथौरागढ़ जो उड़ान जाएगी वो सुबह 9:30 बजे होगी और इसका जो समय है वो 50 मिनट का, यानी कि आप 50 मिनट में देहरादून से पिथौरागढ़ पहुंच जाएंगे। वहीं पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए अगर आपको जाना है तो आपको 12:20 पर ये फ्लाइट मिलेगी। और पिथौरागढ़ पंतनगर की बात करें तो सुबह 10:40 है फ्लाइट का टाइम और 30 मिनट लगेंगे पंतनगर और पिथौरागढ़ के बीच दूरी तय करने में। वहीं पंतनगर से पिथौरागढ़ जाना है तो फ्लाइट का समय है 11:30 बजे। समाज कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी मयंक नौटियाल की गिरफ्तारी पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने शिकायतकर्ता और सरकार से 1 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि राज्य में हुए छात्रवृत्ति में लाखों के घोटाले में एसआईटी ने मयंक नौटियाल के खिलाफ डोईवाला थाने में एफआईआर दर्ज की है। नौटियाल ने अरेस्ट फाइल की है। उसने अपनी याचिका एक फाइल की है जिसमें उसने मांगा है कि उसको अरेस्ट न किया जाए। फिलहाल कोर्ट ने उसको 1 हफ्ते का इंटरिम प्रोटेक्शन दिया है करके 1 हफ्ते तक उसको अरेस्ट न किया जाए और स्टेट से काउंटर फाइल करने का टाइम दिया है। समाज कल्याण विभाग में हुए घोटाले की रोज नई परतें खुल रही हैं। घोटाले में न केवल काल्पनिक छात्रों के जरिए पैसे हड़पे गए, साथ ही अमीरों को भी गरीब दिखा दिया गया और जो वाकई में जरूरतमंद थे उनके हक पर डाका डाला गया। समाज कल्याण विभाग में साल 2010 से 2016 तक हुए दशमोत्तर छात्रवृत्ति घोटाले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आया कि गरीब छात्रों के लिए आई छात्रवृत्ति का पैसा अमीर छात्र हड़प गए, वो भी फर्जी आय प्रमाण पत्र के जरिए। बाकायदा एसआईटी को इसके प्रमाण पत्र भी मिल चुके हैं। नया एस्पेक्ट ये आया है कि जो समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, वो गरीबों के जो हक है उस पर डाका डाल रहे हैं। वो फर्जी आय प्रमाण पत्र, जो उनकी वास्तविक आय है उसको छिपाते हुए, और राजस्व कर्मी जो तहसील कर्मी है उनके साथ में मिली भगत करके फर्जी आय प्रमाण पत्र बना करके और जो स्कॉलरशिप ली जाती है वो स्कॉलरशिप ये ले रहे हैं। अब पूरे मामले में जांच की आंच राज्य के 3 जिलों पर आकर टिक गई है। उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है। अनुमान है कि घोटाले में 20,000 से ज्यादा ऐसे अमीर छात्र शामिल हैं जिन्होंने गरीबी का नाटक रच हकीकत में जरूरतमंद छात्रों का हक मारा है। अब देखना होगा कि जांच के बाद कार्रवाई की गाज किस किस पर गिरती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रोडवेज कर्मियों की हड़ताल पर साफ कर दिया कि सरकार किसी के भी दबाव में झुकने वाली नहीं है। हालांकि ये अच्छी खबर है कि बातचीत सफल रही। ऐसे में जो प्रस्तावित हड़ताल थी वो फिलहाल टल गई है। देखिए, सरकार किसी के भी दबाव में झुकने वाली नहीं है। मैंने सदैव वार्ता के दरवाजे खुले रखे हैं। वो आए, बातचीत करें। समाधान बातचीत से ही होगा। हड़ताल करें या कुछ भी करें, समाधान बातचीत से होगा। पूरे देश की तरह राज्य में भी मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया। वहीं कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो यहाँ घुघुतिया पर्व के तौर पर इसे मनाया जा रहा है। इस दौरान महिलाओं ने घर में घुघुती, पूरी, बड़े पकवान बनाए तो बच्चों की टोली ने भी गांव-गांव घूमकर घुघुती खाई है। तो कुमाऊं में विशेष तरह के पकवान आज के दिन बनाए जाते हैं। उत्तरकाशी माघ मेले की शुरुआत होते ही नौकायन भी शुरू हो गया है। उत्तरकाशी की कृत्रिम झील जोशियाड़ा में माघ महीने के साथ साथ पर्यटकों के लिए नौकायन भी शुरू कर दिया गया है। जोशियाड़ा झील में स्थानीय लोग नौकायन का लुत्फ उठाते नजर आए।
और वहीं खटीमा में भी उत्तरायणी मेले को धूमधाम से मनाया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने 2 अलग-अलग जगह मेले में शिरकत की और लोगों को खिचड़ी महोत्सव और उत्तरायणी पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। वहीं बागेश्वर में मकर संक्रांति की अपनी अलग ही महत्ता है। यहाँ सरयू गोमती अविलुप्त सरस्वती के पावन संगम पर स्नान कर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ उमड़ी। कड़ाके की ठंड थी, लेकिन इसके बावजूद सूरज निकलने से पहले ही लोगों का प्रयास रहता है कि यहाँ स्नान कर लें और इस दौरान कई सारे धार्मिक अनुष्ठान भी कराए जाते हैं जिन्हें काफी शुभ माना जाता है। केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक आदिगुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल का पुनर्निर्माण है। पुनर्निर्माण कार्य को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि भक्त जल्द ही केदारनाथ धाम में आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल के दर्शन कर सकेंगे। साल 2013 की जल प्रलय में केदारनाथ में स्थित आदिगुरु शंकराचार्य की प्राचीन समाधि भी बह गई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने शंकराचार्य समाधि स्थल पुनर्निर्माण को अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया। बीते 7 नवंबर को केदारनाथ पहुंचे प्रधानमंत्री ने इस कार्य को अपने जीवन का सबसे खास कार्य बताया था। निर्माण कार्य के लिए पहले चरण में करीब 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। साथ में फिर शंकराचार्य की समाधि है, उसकी अभी एक्सकवेशन चली हुई है। उसका आउटर डाया 37.5 मीटर है पूरा डाया। एक्सकवेशन जो है वो ऑलमोस्ट अभी 70% तक कंप्लीट हो गई है। 8वीं शताब्दी में हिंदू धर्म पुनर्स्थापित करने वाले भारत के महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक आदि गुरु शंकराचार्य ने 831 ईस्वी में मात्र 32 वर्ष की उम्र में समाधि ले ली थी। शंकराचार्य के समाधि स्थल का पुनर्निर्माण इंटीग्रेटेड आइडिया कंपनी द्वारा तैयार किए गए डिजाइन के आधार पर किया जा रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि स्थल को हमने देखा है और उसमें अभी एक्सकेवेशन का जो कार्य था वो लगभग 50% से लेकर 60% हो चुका है और एक्सकेवेशन का कार्य मुझे लगता है अगले आने वाले 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इसमें वॉल कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। तो वो कार्य भी ऐसा ठीक। तो इसी खबर के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही।